नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन आवाज समाचार, जहां दिन भर के पूरे अपडेट्स हैं आपके लिए। राजनीति की दुनिया में क्या घटा और आज बाजार में क्या चला, साथ ही राजकोट टेस्ट का आज का दिन कैसा रहा, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। किसानों का आंदोलन और उग्र, तीसरे राउंड में नहीं बनी बात, अब रविवार को फिर बातचीत। इधर राकेश टिकैत ने बड़े आंदोलन का किया इशारा। मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार। राजस्थान के रेवाड़ी में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, इस बार 400 पार होने की कही बात, कहा पूरी दुनिया में मोदी की गारंटी की चर्चा, कांग्रेस पर साधा निशाना। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दी और मोहलत, अब ग्राहक 15 मार्च तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, पहले 29 फरवरी की थी डेडलाइन। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में खरीदारी, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी, ऑटो रियल्टी फार्मा और आईटी शेयरों ने आज लगाई दौड़। दिल्ली के अलीपुर में पेन फैक्ट्री में आग, 11 लोगों की मौत की खबर, आसपास के इलाकों में घरों पर भी गिरे आग के गोले। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आरबीआई ने पेटीएम को थोड़ी राहत दे दी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट बंद करने की तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। यानी अब 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई नया डिपॉजिट नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको वहां से अपने पैसे निकालने हैं तो आपके लिए अब 29 की जगह 15 मार्च तक का वक्त है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को पहले से जमा रकम निकालने में की सुविधा देगा, ऐसा भी आरबीआई ने कहा है कि उनकी मदद की जाए। ग्राहक बिना किसी प्रतिबंध के बचे हुए बैलेंस को निकाल पाएंगे। इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ग्राहकों और मर्चेंट्स के लिए एक FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो तुरंत आए और उनके जवाब आपको मिल जाए, उसकी भी लिस्ट जारी की है। तो एक बड़ा अपडेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। चर्चा के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बातचीत लंबी चली लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया भी हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली, सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई, पर हुई नहीं। वही मांगों को लेकर किसानों के ग्रामीण भारत बंद का आज मिला जुला असर दिखा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग और भारी जाम रहा। वहीं किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की जान गई। वहीं किसानों के भारत बंद का दिल्ली में कारोबार पर असर ना के बराबर दिखा। व्यापारियों का कहना है कि वो इस भारत बंद में शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता है कि किसानों के आंदोलन को लंबा खिंचा तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने दिल्ली के दिल चांदनी चौक पर व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आप चूंकि दिल्ली ड्रग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, किस तरह के असर जो भारत बंद हो रहा है उसका देखने को मिल रहा है, आप बताएं। देखिए, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, अन्नदाता का जो आह्वान किया हुआ बंद का, वो एक आह्वान ही है। दिल्ली में किसी प्रकार का बंद नहीं है। सब जितनी भी मार्केटें सुचारू रूप से चल रही हैं और हमारा कारोबार भी चल रहा है, जैसे समय पे चलता था उसी तरह चल रहा है। किस तरह की भी कोई बंदी का या इस तरह का दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाए दुकानें खुलने में तो कोई मतलब बंद होने में कोई असर नहीं है। दुकानें पूरी तरह खुली भी हैं, बाजार पूरी तरह खुले हुए हैं, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ तक बॉर्डर बंद होने का सवाल है, उससे थोड़ी बहुत दिक्कत बाजारों में आ रही है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मार्केट में नहीं, पूरी दिल्ली के ऊपर इसका असर पड़ा है। जितनी आप चहल पहल मार्केट में रहती है उससे काफी कम है।
बट देखो एज फार एज मूवमेंट कंसर्न तो थोड़ा कस्टमर जैसे है वो थोड़ा कम ही है मार्केट के अंदर। बाकी जो बॉर्डर वाला के ऊपर जैसे भाई साहब ने बोला कि देखो माल आ रहा है बट थोड़ा लेट बेसिस पे, जो तीसरे चौथे दिन डिलीवरी आती है वो 5-6 दिनों में आ रही है। देखिए जी, माल तो चाहे वो पंजाब से हो या कहीं से भी हो, उसकी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन स्पेशली पंजाब की तरफ से माल आने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये मात्र पूरे भारत के अंदर सिर्फ दिक्कत जो है वो पंजाब के ही किसानों को है और किसी को नहीं है, और इसके अंदर कोई दूसरा आदमी जो है इनका भागीदार नहीं है। और यही वजह है कि आज भारत बंद नहीं हुआ, भारत पूरी तरह से खुला हुआ है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की मांगों को सही बताया। उन्होंने मोदी सरकार को मजदूर विरोधी कहा। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन ली जा आस्ते 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 उनसे छीनी जा रही जी। सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है? ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है, तो फिर ये कैसा विकास हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके साथ साथ रोहतक से हांसी जाने वाली नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोदी ने विकसित भारत और मोदी की गारंटी की बात की। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013 में रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। इस बार 400 पार का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और अब बात करते हैं आज के बाजार की, जहां हफ्ते के आखिरी दिन जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। बाजार का पूरा एक्शन समझेंगे अपने सहयोगी यतिन से। तो यतिन, आज अच्छी तेजी का दिन रहा, सब कुछ देखिए हरे निशान में दिखाई दे रहा है। तो कौन से सेक्टर्स इस तेजी में सबसे ज्यादा चमके और कहां आज भी लाल निशान ही रह गया? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज गेनिंग लिस्ट पे फिर से एक बार आपको आईटी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। विप्रो निफ्टी का आज टॉप गेनर बना, लगभग 5% की तेजी यहां दिखी। कल के गेन के बाद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेजी दिखी। एसबीआई लाइफ और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी आपको दिखी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली सरकारी कंपनीज थी।
SBI, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली दिखाई पड़ी। ब्रिटानिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी आपको लगभग 1% जितना कट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। फार्मा शेयर्स में नैटको फार्मा, और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो रेन, डेटा पैटर्न्स और मेड प्लस जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ी। डबल डिजिट्स में यहाँ आपको गेन आता हुआ दिखाई पड़ा। लूजिंग साइड पे अगेन FDC, SJVN, वेल्सपन कॉर्प जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मोमेंटम दिखता पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें ऑटो शेयर्स की तो यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी की मोमेंटम थी। M&M के अलावा बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर्स जो ऑटो एंसिलरी बनाते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। तो बाजार में करेक्शन के बावजूद मिड कैप की पार्टी जारी है। क्या है मिड कैप की पार्टी का राज, और क्या बाजार ज्यादा महंगा हो गया है, और इस बाजार में आप क्या करेंगे? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सवालों पर मिलेंगे बढ़िया और शानदार जवाब। होगी बड़ी चर्चा 7:57 पर, और आपके लिए बाजार की आगे की चाल कैसी होनी चाहिए उस पर होगी बात। मिड कैप पार्टी यूं ही चलेगी। लिक्विडिटी से ग्लोबल मार्केट्स को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा मानना है पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का। उनके मुताबिक अभी भारतीय बाजार महंगे हैं, लेकिन ग्रोथ स्टोरी में काफी दम है। लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है और लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं दिखती आ रही, तो इसलिए मार्केट्स जो है ये सारे नेगेटिव्स इग्नोर कर रही हैं, जैसे कि US बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक अप होना, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारे ही इवेंट्स को मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं। और जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ अभी पहले तो सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा आ रही थी, अभी हमने देखा है कि कुछ धीरे धीरे बाकी एशियन कंट्रीज, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी लिक्विडिटी जारी है, फॉरेन लिक्विडिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया की वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। पर हाँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेफरीज काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। जेफरीज ने OMCs के लक्ष्य अच्छे खासे बढ़ा दिए हैं। हमारे सहयोगी यतिन मोहता पूरी रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं। तो OMCs पर जेफरीज की रिपोर्ट क्या कह रही है यतिन? सबसे पहले अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सारे के सारे शेयर्स में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, और आज BPCL को अपग्रेड किया है जेफरीज ने। इसके अलावा दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के भी टारगेट बढ़ाए हैं। BPCL की बात करें तो टारगेट अब 890 रखा गया है, जो पहले 415 था। IOC का टारगेट बढ़ा के अब 215 रुपये कर दिया है। और अगर हम बात करें HPCL की तो यहाँ भी लगभग 550 रुपये के टारगेट के साथ जो है वो जेफरीज की रिपोर्ट आज आई है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो BPCL की थ्योरी है अपग्रेड की, वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ दिखाई पड़ रही है वैल्यूएशन वाइज। और सरकार की बात करें तो कोई बड़े कदम सरकार ने पेट्रोल डीजल दाम को पॉपुलिस्ट वे में काटने की जो है वो स्टेप नहीं उठाई है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। एक स्टेबल क्रूड प्राइसिंग रेजीम है। अगर हम क्रूड के दाम देखें तो पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी स्टेबल रहे, जो ओवरऑल मार्केटिंग मार्जिन्स को हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली नियर टर्म में अगर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम काटती है या प्रॉब्ली ऐसा कोई मूव आता है तो शायद वो एक रिस्क रह सकता है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखा सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। इज्तिमाई Q3 नतीजे बेहतर रहे हैं, मगर आने वाले समय में किन किन सेक्टर्स और शेयर्स में मुनाफा मिल सकता है और कौन से शेयर्स कराएंगे आपको माला माल। देखिए Q3 नतीजों का पूरा गणित आज शाम 7:27 पर Q3 कुछ हिसाब किताब हो जाए। ऑटो शेयर्स फुल रफ्तार में हैं, जिसकी वजह से ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक ऑटो इंडेक्स 10% दौड़ा है। ऑटो की इस रफ्तार का राज बताने के लिए अब हमारे सहयोगी दीपाली राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, आप तो ऑटो सेक्टर को कवर करती हैं, आप गाड़ियां तो चलाती हैं लेकिन उसके स्टैटिस्टिक्स पर भी ध्यान रखती हैं। बताइए क्या चल रहा है ऑटो इंडस्ट्री में इस वक्त? ऑटो स्टॉक्स टॉप गियर में है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड्स हाई पर और ज्यादातर स्टॉक्स भी रिकॉर्ड हाईस पर ही कारोबार कर रहे हैं। और ये तेजी आज नहीं बनी है, इनफैक्ट जब से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तब से ये तेजी आना शुरू हुई, जो कि अब तक सस्टेन कर रही है। अब सवाल ये है कि कंसिस्टेंट बाइंग के पीछे रीजन क्या है? काफी सारे कारण हैं। अगर आप रीसेंट SIAM का डाटा ही देखेंगे तो Q3 तो काफी मजबूत रहा ही है डिमांड पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट जो आगे के लिए आउटलुक है वो भी काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के ही अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हाईएस्ट एवर जनवरी सेल्स
इंडस्ट्री ने रिपोर्ट की हैं, जहां पर 14% की ग्रोथ वाई बेसिस पे रही है। टू व्हीलर सेगमेंट को देखेंगे तो यहां भी 26% की ग्रोथ वाई बेसिस पे रिपोर्ट की गई है। कमर्शियल व्हीकल्स हालांकि फ्लैट रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 2 से 3 महीने में कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा सीआईएम की रिपोर्ट में कहा गया है। इनफैक्ट अगर आप Q3 के अर्निंग्स भी देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज ने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए हैं, फिर चाहे वो M&M, टाटा मोटर्स क्यों ना हो, बजाज ऑटो के नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से ज्यादातर स्टॉक्स को अपग्रेड किया गया है, टारगेट्स रिवाइज किए गए हैं, ऑल्दो ये स्टॉक सभी ऑल टाइम हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए जो प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं, ईवी प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे आगे जाते हुए, ज्यादातर ब्रोकरेजेस मानते हैं। टाटा मोटर्स के लिए JLR सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, JLR मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के मार्जिन इंप्रूवमेंट पॉजिटिव के तौर पर इंडस्ट्री देख रही है। अगर टू व्हीलर्स की ही फॉर इंस्टेंस बात करें तो इस बार रिकॉर्ड सेल्स रही फेस्टिव सीजन के दौरान, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक की जो सेल्स रही हैं, अगर आप पिछले 1-2 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो रूरल पार्टिसिपेशन नहीं आया है। अर्बन मार्केट्स में स्ट्रांग डिमांड रही है, रूरल ने थोड़ा टेक ऑफ करना शुरू किया है और उसके बावजूद भी ये कंपनियां इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। अब एक्सपेक्टेशंस यहां से ये बिल्डअप हो रही है कि जो टू व्हीलर की रूरल डिमांड है वो फर्दर इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, तो ये एक और कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा टू व्हीलर्स के लिए। तो अच्छे अर्निंग्स, बेटर आउटलुक, साथ ही ब्रोकरेजेस का अपग्रेड, ये तमाम फैक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं पूरे ही ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए। जी शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का तो टॉप गियर लगा हुआ है इस वक्त, राइट। कुछ और खबरों की बात करते हैं। मुंबई से कई बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट राज्य से बाहर जा रहे हैं, इसका मुंबई पर क्या असर पड़ रहा है और निवेश क्यों बाहर जा रहा है, हमारी सहयोगी शांतिया गोरा ने बात की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। एक एक करके जो संस्थान हो, चाहे महत्वपूर्ण संस्थान मुंबई महाराष्ट्र के या फिर प्रोजेक्ट हो, वो महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं। फॉक्सकॉन वेदांता के साथ क्या हुआ वो हमने सबने देखा। डायमंड बोर्स एक एग्जाम्पल दिया जाता है। फिल्म सिटी, अब नोएडा में भी एक फिल्म सिटी तैयार है। माना ही जाता है कि इससे मुंबई की चीजों का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। ये फिजूल के आरोप है, ये झूठे आरोप है। फॉक्सकॉन कंपनी जो वेदांता, वो तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था, हमारी सरकार तक तो 2 महीना भी नहीं हुआ था, तो पहले ही तय कर लिया था, क्योंकि वो आया, उसको हमारी हेल्प नहीं हुआ, उसको मदद नहीं मिली, तो उसने सोचा यहाँ कुछ होने वाला नहीं। उसको क्या पता कि हमारी सरकार आने वाली है, नई सरकार आने वाली है। आज आपने डायमंड के बारे में कहा, एमओयू साइन 50,000 करोड़ के एमओयू जेम्स ज्वेलरी ने नवी मुंबई में किया, दावोस में। अगर अभी हम देखते तो इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है महाराष्ट्र। इंडस्ट्रियल बॉयलर, हीटिंग एंड कुकिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने वाली कंपनी थर्मेक्स लिमिटेड गुजरात में एक बड़ा निवेश करने जा रही है। कितना होगा निवेश और क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान, इस मुद्दे पर कंपनी के एमडी और सीईओ से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। थर्मेक्स के एमडी एंड सीईओ इस वक्त हमारे साथ है। सर आप बताइए, गुजरात में आपकी कितनी इकाई है और अगले 1 से 3 साल में हम कितना निवेश एक्सपेक्ट करें? थर्मेक्स की गुजरात में 4 प्लांट हैं, चारों ही दुनिया में उनकी कैटेगरी के बेस्ट प्लांट्स में से माने जाते हैं। कैपेसिटी पे प्लांट ऑपरेट करते हैं और आगे हम देखा जाए तो पूरे गुजरात में थर्मेक्स का इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में 500 से 1000 करोड़ तो होना चाहिए। ये जाएगा 3 प्राइमरी सेक्टर्स में, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे, दूसरा हमारा जो केमिकल के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे और नई नई कैपेबिलिटीज़ और उनका एक्सपेंशन के लिए, और तीसरा जो बायोमास है और उसके जो एनर्जी बनाते हैं उसके लिए जो कैपेबिलिटीज़ और प्लांट्स चाहिए उनके लिए। सर थर्मेक्स की पहचान बॉयलर है, तो अब इसमें वैल्यू एडिशन क्या होगी जो हम अब नया इसमें एड ऑन कर रहे हैं? हाँ। और वाई ग्रोथ कितना मोमेंटम अभी रहा और कितना रहेगा आगे? देखिए वाई तो अच्छा ग्रोथ रहा है, वो इंडिया में इंडिया भी अच्छे उसमें, और एनर्जी ट्रांजिशन और जो भी ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है उनके लिए अच्छा मार्केट है। आगे क्या होगा वो मुश्किल है कहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मानी जाती है। मेरा यह कहना है कि हम क्या नया कर सकते हैं, और उसमें थर्मेक्स बहुत कुछ नया करता है। पहले आप हमें बॉयलर्स में जानते होंगे एज थर्मेक्स, बॉयलर्स में भी हम इलेक्ट्रिक बॉयलर्स डाल रहे हैं, बायोमास के लिए बहुत, वेस्ट टू एनर्जी रिलेटेड बहुत सारी कैपेबिलिटीज़, पर उसके अलावा हम काफ़ी नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे बायो CNG, जिसमें कि आप जो पराली ग्रास जिससे जलाने में पूरी नॉर्थ में पोल्यूशन होता था, हम उसको CNG में कैसे कन्वर्ट करें।
हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे इंडिया में लेके आए, रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे जाएं, हीट पम्प्स और इलेक्ट्रिक चिलर्स को कंबाइन करके हम नए टाइप के हीट पम्प्स कैसे बनाएं, जो कूलिंग सॉल्यूशंस हैं उनमें हम बहुत कम एनर्जी कैसे यूज़ करें। ऐसे हमारे पास ढेरों सॉल्यूशंस हैं नए नए, और जो कि इंडिया में यूनिक हैं वो हम लेकर आ रहे हैं, और दे आर ऑल मेड इन इंडिया। इंडिया की R&D, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया के लिए। अब कोचिंग सेंटर छात्रों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। क्या कहती है नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि कोई भी छात्र अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर के आता है तो उसकी फोटो कई सारे कोचिंग सेंटर के विज्ञापन में होती है, और सब ये दावा करते हैं कि उस छात्र ने उनके यहाँ पर पढ़ाई की है, उनका सक्सेस रेट 100% है। CCPA इसको लेकर के कई कोचिंग सेंटर के ऊपर जुर्माना ऑलरेडी लगा चुका है। अब CCPA नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस लेकर के आया है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोचिंग सेंटर गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। अगर कोचिंग सेंटर किसी छात्र का विज्ञापन दे रहा तो उसको बताना होगा यहाँ पर उस छात्र ने कितने दिनों पढ़ाई की, कौन से कोर्स की पढ़ाई की। 100% रेट का कोचिंग सेंटर, सक्सेस रेट का दावा 100% कोचिंग सेंटर नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो कोचिंग सेंटर है वो किसी भी तरह का कोई मिसलीडिंग विज्ञापन नहीं कर सकते हैं जिसमें कि ऐसा लगे कि उनके यहाँ पर 100% सक्सेस रेट है, छात्र ने कोई भी मेहनत नहीं की। छात्र की मेहनत भी बतानी पड़ेगी कि छात्र ने भी यहाँ पर मेहनत की। और कई बार फेक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, छात्रों कहते हैं कि कुछ लिमिटेड सीट बची हैं, आप तुरंत अपना एडमिशन करा लीजिए। तो इस तरह को सबको मिसलीडिंग विज्ञापन के तौर पर माना जाएगा। इसको लेकर के CCPA ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है। 16 मार्च तक सभी पक्षों से राय मांगी है, उसके बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी कर देगी। और कोई भी इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उस कोचिंग सेंटर के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर स्पेशल विनर के खिताब से सम्मानित किया गया है। बिजनेस जगत में ईशा अंबानी के योगदान को देखते हुए लोकमत ग्रुप ने उन्हें यह सम्मान दिया है। इस मौके पर ईशा अंबानी के पिता और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। साथ ही उनके पति आनंद पीरामल और ससुर अजय पीरामल भी ईशा की सफलता पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और दोनों ही क्षेत्रों के परिवारजनों की उपस्थिति में This award belongs to the entire Reliance family for their hard work and commitment in realizing every dream for a new India. This award is in recognition of Reliance's We Care philosophy. At Reliance, we truly care for our people care for each other, we care for our beloved nation India, and finally, we care for our planet. This recognition is a promise to my children, P, V, A, and K, who are my hope for a beautiful and better future. For them and for all the children of our country, I promise to keep doing everything I can to build a future which is more compassionate, more equitable, and more joyous. And I promise to continue learning as much as I can from our elders to be passed on to our children. Here's to an even more magnificent Maharashtra and an incredible India. Jai Maharashtra, Jai Hind. और मनोरंजन क्षेत्र में उनकी अभूत सम्मान की इस कड़ी में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर के विशेष अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 स्पेशल अवार्ड विनर। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहती है और एक से बढ़कर एक शो जो आपके लिए बहुत काम के होते हैं। और हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि वहां बस एक क्लिक पर आपको मिलेगी ये सारी चीजें, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग वे। नमस्कार।